नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है आरबीआई गाइडलाइंस पे 31 जनवरी 2022 का। एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स विद ओरिजिनल और इनिशियल मैच्योरिटी अप टू दिस पीरियड इशूड बाई एनबीएफसी। देखिए, एनबीएफसी के द्वारा जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए जाते हैं उसमें बैंकें इन्वेस्ट कर सकती हैं, परंतु इसकी जो मैच्योरिटी है, ओरिजिनल मैच्योरिटी या इनिशियल मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइन। यानी 12 मंथ्स तक का, 1 साल का जो मैच्योरिटी का एनसीडी है उसमें बैंकें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनसीडीज में इशूड बाई एनबीएफसी। ओके, तो आंसर आ गया आपका 1 ईयर। ये आरबीआई की रिसेंट गाइडलाइन है। दूसरा क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, एनी ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंस्ड थ्रू ए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसे टीआरईडीएस कहते हैं। देखिए, आपको पता है ना, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पे काफी सारे बैंक एक्टिव हैं और जो एमएसएमई के रिसीवेबल्स हैं उनको फाइनेंस करते हैं। द कंसर्न टीआरईडीएस, जिसने टीआरईडीएस ने फाइनेंस किया है ऑन बिहाफ ऑफ द फैक्टर, shall register the detail of the invoices financed by the factor with सरसाई। अभी देखिए, इसको सरसाई रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी कर दिया गया। टीआरईडीएस पे जिस भी फैक्टर के बिहाफ पे टीआरईडीएस तो प्लेटफॉर्म है ना, जैसे आरएक्सीएल है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कर रहे हैं उसको सरसाई में रजिस्टर्ड करना जरूरी है और मैक्सिमम टाइम फ्रेम दिया है इसके लिए 10 डेज का। 10 दिन से ज्यादा अगर हो गई तो इससे पेनल्टी लगेगी। ओके, 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज और 45 डेज। करेक्ट आंसर है 10 डेज। देखिए, जो हम लोन्स करते हैं उसमें सरसाई में इमीडिएट रजिस्टर करना होता है। पहले 30 डेज का टाइम था, उसको हटा दिया गया है। अभी टीआरईडीएस के लिए 10 डेज का टाइम दिया गया, बाद में इसको भी इमीडिएट कर सकती है आरबीआई। अभी इसका टाइम दिया है 10 डेज। जो आपने फाइनेंस किया है, टीआरईडीएस के थ्रू फाइनेंस किया है, तो इसको 10 दिन के अंदर सरसाई पे रजिस्टर करना है। ओके, सरसाई का जो पोर्टल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एवरी कंपनी सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी फैक्टर। देखो, जिसको फैक्टरिंग का काम करना है, कोई एनबीएफसी है उसको फैक्टरिंग का काम करना है, तो यहां पूछा है कि उसकी नेट ओन फंड कितना होना चाहिए। कोई भी एनबीएफसी जो फैक्टरिंग, बैंकें तो फैक्टरिंग का काम करती हैं ऑलरेडी, एनबीएफसी भी फैक्टरिंग का काम करती हैं। कोई नई एनबीएफसी अगर फैक्टर का रोल करना चाहती है तो उसकी नेटवर्थ मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ और 50 करोड़। आंसर करेक्ट है 5 करोड़ रुपीज। 5 करोड़ की अगर नेटवर्थ है किसी भी एनबीएफसी की तो वो फैक्टरिंग का काम कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड। सीआईसीज के लिए भी अभी नई अमेंडमेंट गाइडलाइन आरबीआई ने इशू की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिफाइड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 इन नवंबर 21 में इनकी गाइडलाइंस को अमेंड किया गया है। As per the amendment made to the regulation, an entity engaged in processing of information for the support of benefit of credit institution like bank and NBFC। देखो, आपको पता है ना, बैंक और एनबीएफसी, हम जो बैंकर्स हैं या एनबीएफसी हैं, जब फाइनेंस करते हैं तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे सिविल, क्रिफ, आईमार्क या एक्सपीरियन, इनसे हम रिपोर्ट निकालते हैं कस्टमर की। तो जो सीआईसी कंपनी है उनके लिए रेगुलेशन आया है, टू ऑब्टेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट इन्फॉर्म कंपनी शुड possess एलिजिबिलिटी कंडीशन लेट डाउन बाय आरबीआई। इनके लिए आरबीआई ने कुछ कंडीशंस डाली हैं। ये कंडीशंस क्या हैं देखिए, द एंटिटी शुड बी ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, पहली बात, विद ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ की इसकी नेटवर्थ होनी चाहिए और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, द कंपनी शुड हैव नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रनिंग द बिजनेस और एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जो भी सीआईसी है उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर द सपोर्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड शैल हैव ए क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड। तीसरी कंडीशन, जो ओनरशिप है कंपनी की वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, किसी एक के पास ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। द एंटिटी शुड हैव ए सर्टिफाइड फ्रॉम सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर, सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर से सर्टिफाइड होनी चाहिए। दैट इट हैज ए रोबस्ट एंड सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। सीसा सर्टिफिकेशन क्या है? आईटी का सर्टिफिकेशन देते हैं ये, कि इनके पास रोबस्ट और सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये ऑल आर ट्रू। मैंने क्वेश्चन इसी तरह से बनाया कि आपको सारी गाइडलाइंस एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएं। तो ये सारी गाइडलाइंस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए अभी आरबीआई ने रिसेंटली दी हैं, जिसके हिसाब से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी
अगर कोई रजिस्टर होना चाहती है तो उसके पास में ये कंडीशंस को अगर पूरा करेगी तो वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का काम कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर आ गया आपका ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज रिड्यूस्ड द स्कोप ऑफ फ्रॉड केसेस रेफर्ड टू एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स ABBFF फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹50 करोड़ टू। देखिए, पहले मोर देन 50 करोड़ के जो केसेस थे वो CBC को जाते थे, 3 करोड़ से ऊपर CBI को जाते थे। ठीक है, यही सिस्टम था। अभी देखिए क्या हुआ, अब इससे बैंकर्स में डर होता है कि CBI को केस जाएगा तो स्क्रूटनी ज्यादा होगी, ज्यादा पूछताछ होगी, तो डर होता है, तो कई बार अच्छे प्रपोजल्स को बैंक सैंक्शन नहीं करते। अभी RBI ने क्या किया है, अभी RBI ने कहा है मोर देन 3 करोड़ के जो केसेस हैं, पहले मोर देन 3 करोड़ CBI को जाते थे, अभी ये कर दिए CVC को, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को। तो इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, जो 50 करोड़ की लिमिट थी उसको घटा के अभी कर दिया 3 करोड़। इसका फायदा ये होगा कि बैंकों में फियर जो होता है, डर होता है कि कोई माना फ्रॉड केस हो गया किसी बड़े प्रपोजल में, तो उसमें पनिशमेंट होगा, CBI का हैरेसमेंट होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये CVC को देने से ये डिसीजंस थोड़े फास्ट होंगे और फियर फैक्टर जो है वो भी कम हो जाएगा। तो 50 करोड़ की जो लिमिट थी घटा के CVC की, उसको अभी मोर देन 3 करोड़ कर दिया गया है, मोर देन 3 करोड़ कर दिया है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेबी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल सिचुएशन फंड। सेबी ने एक स्पेशल सिचुएशन फंड अनाउंस किया है टू प्रमोट एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेस एसेट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम से स्ट्रेस एसेट को परचेज करने के लिए। ईच स्कीम ऑफ स्पेशल सिचुएशन फंड शैल हैव मिनिमम कॉर्पस ऑफ, कितना कॉर्पस इसका होना चाहिए, ये इसमें पूछा है। देखो, स्पेशल सिचुएशन फंड जो SSF है, वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है सेबी का, उसका सब टाइप है ना, उसका ही एक फंड है, उसी के अंतर्गत आता है, ये सब टाइप है। कुछ कंडीशंस के साथ इसको सेबी ने लॉन्च किया है। इसमें मिनिमम कॉर्पस जो रखा है वो रखा है 100 करोड़ रुपीस का। स्पेशल सिचुएशन फंड जो है उसमें कम से कम 100 करोड़ का मिनिमम कॉर्पस होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। DGFT हैज रिसेंटली परमिटेड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड बाय क्वालिफाइड ज्वेलर्स। क्वालिफाइड ज्वेलर, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने क्वालिफाइड जो ज्वेलर्स हैं, अब देखो इसमें पूछा है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स की डेफिनेशन क्या है। क्वालिफाइड ज्वेलर्स को गोल्ड इंपोर्ट करने की परमिशन दी है, ठीक है, थ्रू इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX जो है उसके थ्रू। अब कहते हैं ये मिनिमम नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर की डेफिनेशन में आता है उसकी मिनिमम नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। उससे कम नेटवर्थ है तो वो क्वालिफाइड ज्वेलर नहीं कहलाएगा। तो इनकी मिनिमम नेटवर्थ 100, 50, 25 और 20 करोड़, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए इनकी DGFT के हिसाब से 25 करोड़ रुपीस। अदरवाइज इससे कम नेटवर्थ है तो वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स नहीं कहलाएंगे। अल्टीमेटली दे आर नॉट परमिटेड टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द न्यू गाइडलाइन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी stipulate timely release of payment of 75% or more of bills raised within how many this much working days of the submission of the bill और remaining 25% इतने दिन के अंदर। देखिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है उसमें पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, बिल्स का पेमेंट नहीं होता था लंबे टाइम तक। जब बिल्स का पेमेंट नहीं होगा तो फिर स्कीम में जो पार्टिसिपेंट है उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन दे दी कि देखिए, जो भी अमाउंट का बिल है उसका 75% आपको 10 वर्किंग डेज में पे करना है और जो रेस्ट 25% है वो 28 दिन के अंदर पे करना है। तो 10 डेज और 28 डेज का इसमें टाइम फ्रेम दे दिया है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी प्राइवेट की तरह काम करते हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल को ज्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रख सकता। तो 75% पेमेंट 10 वर्किंग डेज में और बचा हुआ 25% 28 वर्किंग डेज में पेमेंट करना है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9th। एज अनाउंस इन यूनियन बजट 22-23, आपको पता है रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है। 100% पोस्ट ऑफिस को CBS प्लेटफॉर्म पे आना है एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं उनको डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करनी है 75 डिस्ट्रिक्ट में। तो 75 डिस्ट्रिक्ट में उनको 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करनी है ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा दिया जा सके और फिजिकल कैश से हम थोड़ा कम उसमें इस्तेमाल करें। तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बैंकों को लगानी है और बजट में ये भी कहा गया कि जो भी पोस्ट ऑफिस है हमारे उनको 100% CBS प्लेटफॉर्म पे आना है। ओके,
तो ये आंसर हो गया आपका 75। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बजट का ही क्वेश्चन है। एज अनाउंस इन द यूनियन बजट 22-23 मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जिसे मैट कहते हैं, ये है 18.5%। इसको ब्रॉट डाउन किया गया है, 18.5 से घटा के इसको कर दिया गया है। अभी कितना परसेंट किया गया है? इसको किया गया है 15%। 14, 15, 16 और 17 4 ऑप्शंस आर देयर। The correct answer is 15%. Minimum alternative tax, which was earlier 18.5%, is now reduced after this budget to 15%. Okay. Now come to next question. Question number 11. Name the functionality launched by NPCI Bharat Bill Pay Limited (NBBL) to enable the customers to set up standing instruction from any channel and for any mode on their recurring bill payment. देखिए मेरा लाइट का बिल समझिए 500 रुपये आता है, 1000 रुपये आता है। अभी मैं हर बार भारत बिल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करता हूं, तो मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकूं। इस तरह का सिस्टम इन्होंने एनपीसीआई ने जो है सिस्टम बनाया, फंक्शनलिटी बनाई है और उसको लॉन्च किया है। ये सिस्टम क्या है? नेम द फंक्शनलिटी लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। ये एनपीसीआई ने कौन सी फंक्शनलिटी लॉन्च की है? यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिक बिल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड रिकरिंग बिल पेमेंट सिस्टम और यूनिफाइड रिकरिंग बिलिंग सिस्टम। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, याद कर लीजिए, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप अपने जो यूटिलिटी बिल हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे वाटर बिल है या कोई और बिल है, उसका आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली एनपीसीआई के थ्रू वो डेबिट हो जाएगा और कंसर्न डिपार्टमेंट को पेमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बजट से रिलेटेड है। एज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 22-23, taxpayers will be allowed to file updated income tax return on payment of additional tax within a period of this much year for correcting error। देखिए कोई एरर हो गई आपसे, आपको ज्यादा टैक्स पे करना था, कम किया, तो 2 साल का टाइम दिया है इस बजट में। 2 इयर्स के अंदर आप जो एरर हुई है उसको करेक्ट करके आपका एडिशनल टैक्स पे कर सकते हैं। 2 इयर्स का इसमें टाइम दिया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है टीआरईडीएस से रिलेटेड। देखिए मैंने टीआरईडीएस में आपको बताया था, फैक्टर के ब्याज पे जो टीआरईडीएस एंटिटी है उसको 10 दिन के अंदर सरसाई में इसका रजिस्ट्रेशन करना है, जो इनवॉइस उसने परचेज की है। इन केस ऑफ टीआरईडीएस ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइल्ड विद सरसाई विद इन 10 डेज। 10 दिन में ये फाइल नहीं हुआ। It can be permitted to be filed within next how many days upon payment of fees as prescribed in registration of assignment of receivable rule। देखिए ये इसके लिए रूल बना हुआ है। अब इसमें ये कहते हैं कि 10 दिन में माना आपसे किसी भी वजह से नहीं हो पाया, तो आपको नेक्स्ट 10 डेज में इसको फाइल करना है। जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके रीजन से, पहली बात। अब देखिए इसमें फीस का प्रोविजन है। अगर 5 लाख से कम का है तो 10 रुपये फीस है, ठीक है, और 5 लाख या उससे ज्यादा का है तो इस पे 100 रुपीज की फीस है। पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो 10 टाइम्स तक पेनल्टी हो सकती है। जो भी बेस फीस है उसका 10 टाइम्स तक पेनल्टी हो सकती है। जैसा सरसाई में पहले सिस्टम था, ऑलमोस्ट वही सिस्टम है जो टीआरईडीएस के लिए लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ 10 डेज का एक्सटेंशन दिया है। अगर किसी भी गलती से रह जाता है तो नेक्स्ट 10 डेज में आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 डेज इज द करेक्ट आंसर। दोनों केसेस में 10 डेज है। अब पूछा है एक्सपेंड IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। देखिए एब्रीविएशंस में इसलिए दे रहा हूं, एब्रीविएशंस पे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये IREDA मैंने क्यों लिया है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी फोकस है, और अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपीस IREDA को में इन्फ्यूज करने का अप्रूवल दिया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है उसको रिडक्शन में हेल्प मिलेगी। दूसरा, करीब 10,000 लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसलिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चर्चाओं में है। ओके, नेक्स्ट लेंगे NARCL और IDRCL का फुल फॉर्म। NARCL आप जानते हैं, इसको हम बेड बैंक भी कहते हैं पॉपुलरली, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और दूसरा है हमारा IDRCL। IDRCL क्या है? NARCL की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। आपको पता है ना बेड बैंक का कंसेप्ट क्या है? इसमें जो भी अभी देखिए, ये मैंने क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है कि अभी जो बेड बैंक है NARCL जो है उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 15 अकाउंट को इनिशियली इन्होंने लिया है जिसमें 50,000 करोड़ का बेड लोन्स है। ओके, इसको लेके इन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब ये रिकवरी का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसमें सिस्टम क्या होता है? ये 15
और 85 के रेशियो में चलता है। जिस भी बैंक से इन्होंने NARCL ने ये परचेज किया है, बेड लोन परचेज किया है, उसको 15% तो जो भी एग्रीड उनका अमाउंट है उसमें 15% तो कैश पे करेंगे और 85% की सिक्योरिटी रिसीट देंगे, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ओके, तो ये हमारा बेड बैंक का कंसेप्ट है। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं, 20 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।